नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और 5 बड़ी खबर से शुरुआत होगी, जिसमें पहली खबर पीएम मोदी और राहुल से जुड़ी है। और चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। दूसरी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी है, जहां लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। दूसरे चरण के मतदान में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। और तीसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है, जहां पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन में मतदान की अपील की है। चौथी खबर आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जहां ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका का विरोध किया है। और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि कई बार समन भेजने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने एजेंसी का सहयोग नहीं किया। वहीं आखिरी और 5वीं खबर आपको बताएंगे तेजस्वी यादव से जुड़ी है, जहां तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा पर बड़ा आरोप लगाया है। चुनाव में पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। ये 5 बड़ी खबरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आइए अब खबरें विस्तार से जानेंगे, जहां पहली खबर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्ष से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टियों पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया गया है। और इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनु, चुनाव आयोग एक्शन में नजर आया है और प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लगातार जो भाषण देखने को मिल रहे थे, उनको लेकर जवाब मांगा गया है। सभी दोनों दलों के जो पार्टी अध्यक्ष ने जवाब मांगा है। क्या कुछ चुनाव आयोग ने कहा है और किस तरीके से इस कार्रवाई को देखा? जी बिल्कुल ऋषभ, चुनाव आयोग जो है बिल्कुल एक्शन में नजर आ रहा है। और नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान में जब रैली की थी ऋषभ, तो उन्होंने वहां पर ये बात कही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो लोगों की जो संपत्तियां हैं, वो बच्चों जो संपत्तियां हैं और जो ज्यादा बच्चे जिनके हैं और जो घुसपैठियां हैं, उनको बांट दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में ये लिखा है कि सरकार बनने पर जो माँ बहनों के जो मंगलसूत्र है, जो गोल्ड है, उसका भी वो हिसाब करेंगे। वहीं बीजेपी ने भी ये आरोप लगाया था राहुल गांधी पर कि जो राहुल गांधी है वो अपने रैली में जो है वो भाषा का जो इस्तेमाल करता है और जो शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसको लेकर शिकायत जो है वो दर्ज कराई थी। तो अब चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता जो है राहुल गांधी, दोनों के बयानों पर आपत्ति जताई है और उनके बाद संज्ञान लिया। और आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दोनों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब दाखिल करने के उन्होंने निर्देश भी दिए। वहीं चुनाव आयोग ने ऋषभ धारा 77 के तहत दोनों पार्टियों की जो अध्यक्ष है उनको जवाब देने के लिए कहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप जो है वो लगाया था। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है, जवाब मांगा गया है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन लोकसभा चुनाव का जारी हुआ था, तभी चुनाव आयुक्त ने कहा था कि अगर इस तरह के बयान देखने को मिलेंगे, धर्म को लेकर सियासी भाषण देखने को मिलेंगे, तो कार्रवाई की भी जाएगी। और अगर ये कार्रवाई की भी गई है, तो किस तरह का संदेश एक चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है कि आगे भी अगर ऐसी सभा होंगी तो जो नेता हैं, जो भी भाषण देंगे, उनमें ध्यान रखने की बहुत जरूरत होगी। किस तरह का संदेश आप देख रही हैं तनु? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जब इलेक्शन कमीशन की जब नोटिफिकेशन जारी हुई थी, तो बहुत सारे उसमें नॉर्म्स दिए गए थे, नियम बताए गए थे कि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा, बयानबाजी नहीं करेगा, धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि उल्लंघन हो रहा है। और अब चुनाव आयोग जिस तरीके से एक्शन में आया, एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और वहीं जवाब देने को भी कहा गया है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है ऋषभ, वो जनता के बीच में जा रहा है और नेताओं के बीच में
में भी जा रहा है कि अगर आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या फिर आप भाषा का जो है वो गलत उपयोग करेंगे तो एक्शन जो है वो जरूर होगा। वही जनता के लिए भी ये मैसेज की बात है कि ये लोकतंत्र देश है और यहाँ कोई भी किसी धर्म जाति को लेकर वोट नहीं मांग सकता और भाषा का गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर पहुंचाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। निश्चित तौर पर कांग्रेस भी लगातार ये आरोप भी लगा रही थी और कार्रवाई की मांग की जा रही थी और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर भी चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई है और जवाब मांगा है तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया संदेश भी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर की ओर रुख करेंगे जहां लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का चुनाव होना है और मतदान 26 अप्रैल को होंगे। दूसरे चरण के मतदान में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के सेकंड फेज में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होना है। पहले इस फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होना थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन से इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होगा और 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी, साथ ही अन्य को 9 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और इनमें 1097 पुरुष और 100 महिला उम्मीदवार और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 1192 उम्मीदवारों के हलफनामे में दी गई जानकारी पर रिपोर्ट तैयार की है। इनमें 21% यानी 250 उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस दर्ज है, जबकि 390 यानी 33% उम्मीदवार करोड़पति बताए गए हैं। तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें पहले 89 सीटों का जिक्र था, लेकिन अब 88 सीटों पर होगा क्योंकि बसपा एक प्रत्याशी है जिनका निधन होने से ये 88 सीटें हुई हैं। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, दूसरे फेज के मतदान 26 अप्रैल को होना है, इंतजार की घड़ी शुरू हो गई है और लगातार तैयारियां भी हो चुकी है। क्या कुछ फिलहाल स्थिति है, व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ समीकरण जो रहेंगे, क्या कुछ आंकड़ेबाजी देखने को मिलेगी? जिस तरीके से 13 राज्यों की 88 सीटों पर कल वोटिंग है और सबकी नजर जो है इस वोटिंग पे सेकंड फेज को लेकर के सारी पार्टियां देख रही है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव भी है, जिसमें आप देख लीजिए कि राजस्थान के 13 सीटों पर कल चुनाव होना है। यानी कि कल पूरा राजस्थान का चुनाव क्लियर हो जाएगा कल की फेज में। जो 25 की 25 सीट पे चुनाव होने थे, राजस्थान में कल 13 सीट आखिरी चुनाव का दौर चल रहा था। उसके बाद भी अगर आप ये नजर करें तो अवेयरनेस जो है चुनाव आयोग के द्वारा भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा भी फैलाया गया कि लोग मतदान करें, लोग मतदान प्रतिशत ज्यादा हो इस चक्कर में, और जगह जगह जो है मतदान के लिए अवेयरनेस फैलाया गया है हर जगह पे। और आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी कल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, कल जैसे 48 घंटे पहले हो जाता है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले रैलीज हो रही थी, जनसभाएं कर रही थी। जितने भी प्रत्याशी हैं इन्होंने सभी ने जोर लगा दिया है। और देखिए हैरान कर देने वाला जो है 1000 से ऊपर जो है कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, उन्होंने अपना चुनावी वो लगा रखा है। और यहाँ पर यूपी के भी कुछ महत्वपूर्ण सीट्स हैं, बिहार के भी महत्वपूर्ण सीट्स हैं, इसी तरीके से जो है राजस्थान की भी बहुत महत्वपूर्ण सीट्स हैं। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो प्रदेश है उनकी सीट्स पे कल जो है एक फाइनल हो जाएगा चुनाव। और सेकंड फेज के ऊपर सारी पार्टीज ने दौड़ लगा रखी है, जिसमें आप देख लीजिए राजस्थान जो है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल राहुल, काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो आंकड़े हैं 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, इन्हीं 88 सीटों का जो आंकड़ा था कि 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई थी, उसके अलावा अन्य दल थे। लेकिन क्या इस बार बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही है, कितना महत्वपूर्ण ये फेस रहेगा कि वो 50 से जो सीटें पिछली बार जीती थी कायम भी रखना है, उनसे भी ज्यादा आगे तक कहे कि पहुंच बीजेपी को बनानी होगी। और साथ ही जो दावे विपक्षी गठबंधन कर रहा है कि बीजेपी को 200 पर रोकेंगे, तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी चुनाव दूसरा फेज हो जाता है? पिछली बार 50 सीट गई है। आप ये देखिए कि 50 सीट में से 25 सीटें जो है राजस्थान की हैं, 24 सीटें राजस्थान की, अगर हनुमान बेनीवाल को छोड़ दिया जाए 24 सीटें राजस्थान की। लेकिन आज राजस्थान में कांटे की टक्कर है। आज ये समझ लीजिए कि विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन भी 8 से 10 सीटों की दावेदारी कर रही है कि राजस्थान में 8 से 10 सीटें जो है उससे ऊपर ही इंडिया गठबंधन के खाते में आएगा, ये कर रही है दावेदारी। तो देखिए 50 सीटों में से 25 सीटें 24 सीटें जो है पिछली बार बीजेपी के खाते में गए थे, लेकिन राजस्थान भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 10 सीटों से प्लस इंडिया गठबंधन करी। इसी तरीके से जो सीट्स हैं आगे भी इंडिया गठबंधन लगातार दावे कर रही है कि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार का चुनाव जो है सिर्फ जनता वर्सेस तानाशाही, इंडिया गठबंधन ने नारा दिया है कि जनता वर्सेस तानाशाही की उसके अंदर होगा चुनाव।
तो यहाँ पर माधवी है, यहाँ पर कांटे की टक्कर हम देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रदेशों में हम कांटे की टक्कर देख रहे हैं। पहले 2019 में अगर देखा गया तो स्वेप था एक तरह से, स्वेप एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा उस तरीके से रुझान था, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और ये तो राजस्थान का चुनाव मेरे ख्याल से जब होगा, जब रिजल्ट आएंगे तो राजस्थान में भी हमें शायद हैरत कर देने वाला रिजल्ट भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर राजस्थान पर भी मुख्य तौर पर फोकस रहेगा और साथ ही जिस तरीके से पहले फेज में जो मतदान प्रतिशत रहा, जो कम हुआ, जिसकी उम्मीद शायद सभी को नहीं थी, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कितना मतदान प्रतिशत दूसरे फेज में बढ़ेगा या फिर क्या स्थिति नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार भाषण में लगातार सभाएं कर रहे हैं और दूसरे दिन मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित पीएम मोदी ने किया है। मोदी ने मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में मतदान की अपील की है और पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने में मजा आता है। मैं टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि इससे लोग दुखी हो रहे हैं, लेकिन नामदार हमेशा कामदार से गाली गलौज करते आए हैं। देश कह रहा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके हितों की रक्षा के लिए मोदी दीवार बनकर खड़ा रहेगा और इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी समस्या है, अगर समस्या से एक बार पीछा छूट जाए तो उसे दूर ही रहना चाहिए। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुरैना से हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, प्रधानमंत्री मोदी की सभा इस दौरान देखने को मिली है और साथ ही उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है, राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या कुछ बड़ी बातें उनके संबोधन की रही? बता दूं कि आज मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में उन्होंने वोट मांगने की जनता से अपील भी की। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहते हैं, तो उससे जनता को बुरा लग रहा है, जनता को बुरा लगता है देश की, लेकिन वो शहजादे हैं और वो नामदार है, हम कामदार हैं। तो नामदार तो हमेशा से ही कामदार को गाली देते आए। मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि आप बुरा ना माने, वो शहजादे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कांग्रेस की मंशा है, क्योंकि कांग्रेस एक विकास विरोधी समस्या है और इस समस्या से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस के मंसूबे हमेशा से ही देश विरोधी रहे। जी बिल्कुल गिरिराज, जमकर यहाँ पर बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरा है, राहुल गांधी पर निशाना साधा है, लेकिन सवाल यह है कि कितना असर पीएम मोदी के इस भाषण का वहां देखने को मिला है। अगर आप वहां मौजूद रहे हैं तो कितनी भीड़ नजर आई है और कितना रिस्पॉन्स जनता ने उनके भाषण पर किया है, कितना असर इस सभा से वहां देखने को मिलेगा? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बदलाव तो आता है। जहां जो भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार, वही बहुजन समाज पार्टी के रमेश चंद्र गर्ग, यहाँ मुरैना में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा था। यहाँ पर बीजेपी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया गिरिराज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में सभा को संबोधित किया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका का विरोध किया है और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि कई बार अरविंद केजरीवाल कई समन भेजने के बावजूद एजेंसी का सहयोग नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 9 बार समन मिलने के बावजूद केजरीवाल पूछताछ से बचते रहे। उनके इसी रवैये से जांच अधिकारी को गिरफ्तारी की वजह मिली है। जांच अधिकारी को उन्हें दोषी साबित करने में मदद मिली है। केजरीवाल को किसी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शराब घोटाले में ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा था और सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है और ऐसे में अब ईडी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देखने को मिला है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, लगातार केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, ऐसे में ईडी ने हलफनामा जारी किया है और दायर किया है। क्या कुछ ईडी का कहना है? जिस तरीके से ईडी ने कहा कि 9 समन का जवाब केजरीवाल ने नहीं दिया, किसी तरह का सहयोग वो नहीं कर रहे थे, तो उनकी जो गिरफ्तारी वही सही बताई गई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है?
जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि अब अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है उस पर सुनवाई की थी और ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा था। अब ईडी ने हलफनामा जो है वो दायर किया है और ईडी ने जो तमाम बातें हैं वो कही है। ईडी ने कहा है कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद भी एजेंसी के साथ उन्होंने सहयोग नहीं किया। 9 बार समन मिलने के बावजूद केजरीवाल जो है वो पूछताछ से बचते रहे हैं और इसी रवैये से जो जांच अधिकारी है उनको गिरफ्तारी की वजह भी मिली और जांच अधिकारी के जो पास जो चीजें जो मौजूद है वो ये साबित कर देती है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो दोषी है। साथ ही ईडी ने ऋषभ ये बात भी कही है कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना से या फिर किसी कोई दूसरे रीजन से गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी अपराध की जांच का एक ऐसा एरिया है जो जांच एजेंसी के लिए एक रिजर्व है, तो उनकी गिरफ्तारी भी जो है वो जांच का हिस्सा है। जिस तरीके से हमने देखा कि ईडी लगातार ये कह रही थी कि वो अपने फोन का पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये बात भी जो है उसमें कही गई है कि 3 अलग अलग स्तरों पर जो है वो न्यायिक अधिकारी जो है उन्होंने देखा है, पढ़ा है, जिस पर जो न्यायिक मोहर है वो लग चुकी है। तो केजरीवाल की तरफ से जो राहत मांगी गई है उसको देने से भी इनकार कर दिया गया। तो तमाम जो बातें हैं ऋषभ जो निकल के आ रही है वो यही है कि शराब घोटाले की जांच को बड़े पैमाने पर सबूतों को भी नष्ट करने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है वो ईडी के द्वारा कही गई है। जी बिल्कुल तनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपडेट आपको दे रहे हैं जहां केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कथित रूप से गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को जेपी नड्डा बिहार आए थे। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा अपने साथ कई बैग लेकर आए, उन जगहों पर बैग बांटे गए जहां चुनाव हो रहे हैं। इसकी जांच कराएं, आरोप सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एजेंसियां उनकी खुलकर मदद कर रही हैं। नड्डा दिल्ली से अपने साथ 5 बैग लेकर आए थे। दरअसल जेपी नड्डा बिहार में चुनावी दौरे पर पहुंचे थे और इसे लेकर ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया था। भागलपुर सहित बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब जेपी नड्डा को निशाना बना रहे हैं। बिहार में भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में 26 अप्रैल को वोटिंग है और सभी लोकसभा सीटों पर इस बार रोचक मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, तेजस्वी यादव यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते नजर आए हैं। जेपी नड्डा की भागलपुर की सभा पर आरोप लगाया है कि पैसे बांटे गए हैं। क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ आधार उनका देखने को मिल रहा है? सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि अभी बिहार में जो गर्मी का तापमान है वो 40 पहुंच चुका है। ठीक उसी प्रकार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है जारी है और ठीक उसी तरह से आगे चल रहा है और आने वाला समय में और हद से ज्यादा एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। रह गई बात पैसे लेन देन की बात, ये पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप तो लगाया है, नो डाउट, इसे कहा नहीं कर सकता, लेकिन कहां तक आरोप है, ये सच्चाई है और इस बात को जनता भली भांति समझती है या नहीं समझती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि उन पर की रुपये का बंदरबांट किया जा रहा है, रुपये हर जगह दी जा रही है, लूटा फेंका जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से सरल स्वभाव से अगर किसी पर कोई आरोप लगा दे। निश्चित तौर पर दूसरे चरण को लेकर लगातार प्रचार प्रसार हुआ और अब बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार दूसरे चरण के मतदान के पहले बयानबाजी का दौर जारी है। नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसी कड़ी में सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।